माफिया की इनोसेंट दुल्हन पार्ट 7। शिवराज ने जैसे ही उसकी बातें सुनी, एक पल के लिए उसकी पुतलियां जैसे थम गई थीं, लेकिन अगले ही पल नशे में धुत उसकी आंखों में एक पागल सी चमक उभर आई थी। तुम? उसकी आवाज़ भारी लड़खड़ाती हुई थी, लेकिन दिल तक चीर जाने वाली थी। उसने झटके से ईशा का चेहरा अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया था, इतना जोर से कि ईशा हल्की सी सिहर गई थी, लेकिन वो भी नहीं समझ पा रही थी आखिर उसने ऐसा क्यों बोला। कि उसने भी शिवराज को 3 साल से हर पल याद किया है। शिवराज की उंगलियों की पकड़ में नशे की बेपरवाही और सालों की प्यास दोनों थीं। फिर से कहो ना ईशा, वो बेताबी से फुसफुसाया। सांस में शराब की तेज गंध घुली हुई थी। फिर से कहो ना ईशा कि तुमने भी मुझे याद किया है इन 3 सालों में। और अगले ही पल वो उसके होठों को फिर से अपनी गिरफ्त में ले चुका था। ईशा ने उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन शिव की पकड़ और कस गई थी, जैसे उसे छोड़ना मौत के बराबर हो। उसके होठों से हटकर वो उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। हर जगह अपने होठों का दबाव ऐसे बढ़ा रहा था मानो कोई दावा कर रहा हो। उसकी सांसें ईशा के जिस्म पर गर्म और बेकाबू हो रही थीं। शिवराज के हाथ जिनमें सिर्फ चाहत और सालों की प्यास थी, धीरे धीरे उसके कंधों से होते हुए उसके कपड़ों को ढीला करने लगे थे। उसकी हर हरकत में एक ठहराव था, जैसे वो इस पल को जी भरकर पीना चाहता हो। ईशा का दिल तेजी से धड़क रहा था, दिमाग उसे रोकने को कह रहा था, मगर जिस खुमार में शिवराज डूबा हुआ था वही अब उसकी सांसों में भी घुल चुका था। उसकी उंगलियां जो कुछ पहल पहले उसे धकेलने की कोशिश कर रही थी, अब अनजाने में ही शिवराज की सड़की सिलवटों में उलझ गई थीं। शिवराज की आंखों में उस वक्त सिर्फ एक दीवानगी थी, जो कि ईशा के लिए रोकना नामुमकिन थी। ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अपने भीतर की सारी कश्मकश को चुप कराते हुए वो बस शिवराज के स्पर्श को महसूस करने लगी थी। उस पल में वो दोनों एक दूसरे के ख्वामार में सालों की दूरी भूल चुके थे, जैसे इस कमरे में सिर्फ उनकी सांसों और धड़कनें ही बाकी हों। ईशा की सांसें तेज हो गई थीं, उसके होठ सूखे मगर दिल बेकाबू हो रहा था। वो उसे देखने लगी थी, वो चेहरा जो कभी उसके सपनों में भी ऐसे करीब नहीं आया था। शिवराज ने अपना माथा उसके माथे से टिका दिया था। उसकी सांसों की गर्माहट सीधे ईशा के होठों को छू रही थी। तुम नहीं जानती ईशा, मैंने इन 3 सालों में तुम्हें कितनी बार ऐसे सोचा है। उसकी आंखों में खतरनाक पोजेशन और दर्द साथ चमक रहे थे। ईशा अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके हाथ अनजाने में शिवराज की गर्दन के पीछे फिसल गए थे। वो पलकें बंद करके उसकी गर्म सांसों को पीने लगी थी और शिवराज ने बिना इंतजार किए उसे अपनी बाहों में दबोच लिया था। उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर खिंचाव छोड़ती हुई नीचे सरक रही थीं और ईशा का शरीर जैसे उसके स्पर्श में पिघलता जा रहा था। और अगली ही सांस में उसके होंठ फिर से ईशा के होठों को कैद कर चुके थे। शिवराज के माथे से पसीने की बूंदें ईशा की ठोड़ी पर गिरी तो वो धीरे से कांप उठी थी। तुम मेरी हो, शिवराज ने गहरी पजेसिव आवाज़ में कहा, और हमेशा रहोगी। उसने ईशा को ऐसे करीब खींचा कि उनके बीच की आखिरी परत भी पिघलकर गिर गई थी। उसके सीने की गर्माहट और धड़कन सीधे ईशा के सीने से टकरा रही थी और उनके बीच अब कोई फासला नहीं बचा था। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल चुकी थीं। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, जैसे वो भी इस जुनून का बोझ उठा रही हो। शिवराज के होंठ उसकी गर्दन से कंधों तक सरकते हुए उसकी पीठ पर उतर रहे थे और उसके हाथ उसे अपने और करीब खींचते चले गए थे। ईशा की उंगलियां उसके बालों में उलझ गई थीं। उसका शरीर अब पूरी तरह से उसकी बाहों में था। कुछ ही देर में दोनों के बदन पसीने से भीग चुके थे। सालों की प्यास और कसक एक पल में बेकाबू होकर बह निकली थी। शिवराज की सांसें उसके कान के पास अटक रही थीं, जबकि ईशा पूरी तरह से थकान से चूर हो चुकी थी। सूरज की रोशनी भी कमरे में आने लगी थी, लेकिन शिवराज अब भी उस पर अपनी शिद्दतें उतार रहा था। ईशा भी उसके आगोश में सब कुछ भूल चुकी थी। कुछ देर बाद ईशा थकी हुई लेकिन पूरी तरह से टूटकर उसके सीने से लगी हुई थी। शिवराज ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ ढीली की, मगर उसे खुद से दूर नहीं किया था, जैसे ये पल उसके लिए सांस लेने से भी ज़्यादा ज़रूरी हो। अब कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, उसने फुसफुसाया और ईशा ने थकी हुई लेकिन शांत सांसों के साथ अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया था। सुबह की हल्की धूप पर्दों के बीच से कमरे में सरक आई थी। बिस्तर पर ईशा एकदम थकी और बेहोशी सी नींद में थी। चेहरा पीला, होठ सूखे पर बाल बिखरे हुए थे। उसकी सांसें गहरी थीं, जैसे पिछली रात उसके शरीर और रूह से सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। शिवराज की आंखें खुलते ही उसके माथे पर शिकन चढ़ गई थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन जैसे ही शिवराज की नज़र ईशा पर पड़ी, उसकी आंखों में एक पल के लिए भी ठहराव नहीं था, बल्कि जलन और गुस्से की तेज लपट उठी थी। उसका जबड़ा भिज गया था। ईशा को इस तरह अपने सामने देखकर हर मांसपेशी तनी हुई थी, जैसे उसके भीतर का लावा किसी भी पल फटने वाला हो। मैंने ये क्या कर दिया, वो बुदबुदाया, मगर शब्दों में जहर घुला हुआ था। यादें उसके दिमाग में फ्लैश की तरह टकराईं। वो दिन, वो धोखा और ईशा का चेहरा। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। साइड टेबल पर रखा गिलास उसके हाथ में चटक गया था। कांच के टुकड़ों से खून बहने लगा था, लेकिन उससे तो दर्द महसूस ही नहीं हुआ था, बस उसकी आंखों में खौलता हुआ गुस्सा था और ईशा के लिए बेइंतहा नफरत। वो पल भर भी नहीं रुका, तेजी से ईशा की ओर बढ़ा, जो अब भी नींद और थकान में डूबी हुई थी। उसका हाथ ईशा की बाह पर इस कदर कस गया था कि उसकी नींद एक झटके में टूट गई थी। उठो, उसकी आवाज़ में सिर्फ हुक्म और नफरत थी। ईशा का बदन अभी भी इतना ही भारी था कि वो उठने की कोशिश में फिर से गिर पड़ी थी। शिवराज ने ज़रा भी रहम नहीं दिखाया था।
उसने एक झटके में उसे बिस्तर से खींचकर खड़ा कर दिया था। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि ईशा की कलाइयों पर लाल निशान उभर आए थे। मेरा हाथ छोड़िए शिव, मुझे दर्द हो रहा है। ईशा के होठों से लफ्ज लड़खड़ाते हुए निकले थे। वो उसके बेहद करीब झुक गया था। आंखों में नफरत की आग जलती हुई थी। जिस लड़की से मैं नफरत करता हूँ, मैं उसके करीब कैसे जा सकता हूँ? मैं तो नशे में था, ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा। उसकी सांसें तेज थीं और हर शब्द में खुद पर और उस पर गुस्से का जहर घुला हुआ था। शिवराज की उंगलियां ईशा की बाह में धसी हुई थीं। निकलो इस कमरे से, उसने दांत भींचते हुए कहा और बिना उसकी कमजोरी की परवाह किए उसे जोर से खींचते हुए दरवाजे तक ले गया था। इस वक्त ईशा में शिवराज के सामना करने की भी ताकत नहीं बची थी। ईशा लड़खड़ा रही थी, पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी चलने की। उसकी सांसें तेज थीं और एक चादर उसके चारों तरफ कसकर लिपटी हुई थी, जिसे वो जैसे तैसे थामे हुए थी। शिवराज ने दरवाज़ा एक झटके में खोल दिया था। बाहर निकलो अभी और इस वक्त। उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन आग से भरी हुई थी। ईशा ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। आंखों में सवाल और डर दोनों थे, मगर वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई थी। उसके हाथ की पकड़ ढीली होते ही वो दरवाजे के बाहर गिरी, लेकिन चादर अब भी किसी ढाल की तरह उसके शरीर पर थी। शिवराज ने मुड़कर जोर से पुकारा, रोजी। आवाज़ इतनी तीखी थी कि घर की खामोशी चटक गई थी। उसकी आंखों में नफरत इतनी गहरी थी कि उसे ये तक अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त ईशा के बदन पर चादर के अलावा कुछ भी नहीं था। और वो आधी बेहोशी में सीढ़ियों के पास ज़मीन पर बैठी खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। सीढ़ियों के पास पड़ी ईशा मुश्किल से अपनी चादर को थामे थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और सांसें बेतरतीब चल रही थीं। शिवराज के इस बदले रवैये पर अचानक पीछे से तेज कदमों की आहट हुई। रोजी हड़बड़ाती हुई आई और जैसे ही उसकी नज़र ईशा पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठिठक गई थी। मैडम। रोजी की आवाज़ में हैरानी और चिंता दोनों थे। उसने आगे बढ़कर ईशा का हाथ थामने की कोशिश की, मगर इससे पहले ही शिवराज दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। इसे अंदर मत लाना। उसकी आवाज़ में ठंडापन चाकू की धार की तरह था। रोजी ने उसकी ओर देखा। लेकिन सर ये, मैंने कहा ना, इसे यहाँ से ले जाओ, मेरी नज़रों से दूर, समझी? उसने रोजी की बात बीच में ही काट दी थी और लहजा और भी सख्त हो गया था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, जैसे ईशा की मौजूदगी उसे बर्दाश्त ही ना हो रही हो। ईशा ने कुछ कहने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, मगर शब्द उसके होठों से निकलने से पहले ही गले में अटक गए थे। रोजी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। चलिए मैडम, उठिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। शिवराज दरवाजे के फ्रेम पर टिका खड़ा रहा था, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ ईशा पर थीं, और वो भी ऐसी जिसमें किसी इंसानियत की जगह ही नहीं बची थी। ईशा सीढ़ियों से उठते हुए लड़खड़ाई और रोजी ने उसे सहारा देकर हॉलवे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया था, जबकि शिवराज ने बिना एक और शब्द कहे दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया था। दरवाज़ा बंद होते ही शिवराज की सांसें अब भारी और तेज़ हो गई थीं। उसकी आंखें कमरे में बिखरी हुई हर चीज़ पर घूम रही थीं, और अगले ही पल धड़ाम साइड टेबल उलट दी थी उसने। उस पर रखा लैंप फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया था, और इस वक्त उसके हाथ जहाँ जा रहे थे वहाँ तबाही हो रही थी। हर झटके में सिर्फ एक सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था, मैं कैसे उसके करीब जा सकता हूँ? उसकी सांस अब हाँफने जैसी हो गई थी, जैसे वो अपने गुस्से पर काबू ही नहीं कर पा रहा था। जिस औरत ने मेरे दिल में नफरत का खंजर उतारा, मुझे मरने के लिए अकेला छोड़कर चली गई, मैं उसी के कैसे? शब्द आधे में ही टूट गए थे, लेकिन गुस्से का उबाल कम नहीं हुआ था। बाहर गलियारे में रोजी और बाकी स्टाफ खड़े हुए थे, लेकिन कोई भी अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अंदर से चीज़ें टूटने की आवाज़ें, गुस्से में फेंके गए सामान का धमाका और उसकी भारी डरावनी आवाज़, हर कोई बस दरवाजे के पार से सुन रहा था, मगर कदम अंदर रखने की जुर्रत किसी में नहीं थी। कुछ देर बाद जैसे कमरे में भयानक चुप्पी छा गई थी। फिर बाथरूम का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। शिवराज बाथरूम के अंदर चला गया था और उसने शावर खोल दिया था। तेज़ ठंडा पानी उसके सिर से लगातार गिरने लगा था। उसने अपनी हथेलियों से अपने कंधों और बाहों को ऐसे रगड़ा जैसे किसी अदृश्य दाग को मिटाना चाहता हो। पानी के साथ उसकी सांसें और भी भारी होती जा रही थीं। उसकी छुअन जैसे जख्मों को फिर से हरा कर गई थी। उसका जबड़ा भिंचा हुआ था, आंखें बंद, और पानी की धार उसके चेहरे से बहकर बाथरूम के फर्श पर गिर रही थी। लेकिन उसके भीतर का गुस्सा और घिन अब भी जस का तस था। शावर बंद हुआ। शिवराज ने तौलिए से अपने बाल और चेहरा पोंछा, फिर बिना आईने में देखे अलमारी से कपड़े निकाले और झटपट पहन लिए थे। उसके हर कदम में बेचैनी थी, मानो यहाँ एक पल और रहना उसके लिए दम घोटने जैसा हो। टेबल पर पड़ी कार की चाबी उसने बिना देखे उठा ली थी। दरवाज़ा खोला और बिना किसी को देखे लंबे डग भरते हुए बाहर निकल गया था। गैलरी में खड़े स्टाफ ने सिर झुका लिए थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी उससे कुछ पूछने की या उसके कमरे में जाने की। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही हवा में बस उसकी तेज़ ठंडी खुशबू और कदमों की आवाज़ रह गई थी। पार्किंग में गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और अगले ही पल टायरों की चीख के साथ वो पेंट हाउस से दूर निकल गया था।
जैसे यहाँ की हर दीवार से उसे घुटन हो रही हो। उधर ऊपर के फ्लोर पर रोज़ी ईशा को उसके कमरे में ले आई थी। वो अपनी चादर में लिपटी सोफे पर बैठी हुई थी। चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल और सूजी हुई थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। शिवराज का बदला हुआ बिहेवियर उसे फिर से समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो लगता था कि शायद उसने ही कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से शिवराज उससे इतनी नफरत करता है। लेकिन इस वक्त उसे ठीक से कुछ याद भी तो नहीं था। वो शिवराज के रवैये से पूरी तरह टूट चुकी थी और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी रोज़ी ने झुककर धीरे से पूछा, मैडम, मैं आपके लिए पानी ले आऊं? ईशा ने गहरी सांस ली। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर उसने खुद को मुश्किल से संभालते हुए धीमे स्वर में कहा, रोज़ी, मुझे थोड़ा वक्त अकेले रहना है, प्लीज़ आप इस कमरे से बाहर जाइए। रोज़ी ने एक पल उसे देखा। रोज़ी का मन तो नहीं था इस हालत में ईशा को अकेले छोड़कर जाने का, लेकिन उसके कहने के बाद वो उस कमरे में रुक भी नहीं सकती थी। रोज़ी ने एक नज़र उसे देखा, उसकी थकी हुई टूटी हुई हालत, मगर फिर बिना कुछ कहे चुपचाप सिर हिलाकर बाहर निकल गई थी और धीरे से बोली, मैडम, अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिएगा। दरवाज़ा बंद होते ही ईशा ने थरथराते हाथों से उसे अंदर से लॉक कर लिया था। एक पल तक तो वहीं खड़ी रही थी, जैसे अपने ही भीतर के तूफान को दबाने की कोशिश कर रही हो। दरवाज़ा अंदर से बंद करके ईशा दीवार से टिक गई थी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, जैसे किसी ने उसके सीने में पत्थर रख दिया हो। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक के बाद एक नुकीले चुभते हुए फ्लैश कौनने लगे थे। वो रात जब उसके कांपते हाथ में खंजर था और सामने शिवराज। खंजर की ठंडी धार उसके सीने में उतरते ही उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और एक अजीब सी चुप्पी फैल गई थी। नहीं शिव! उसके होठों से वही टूटी हुई आवाज़ निकली थी और आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। और उससे पहले ठाकुर रंजीत सिंह का भारी निर्दयी स्वर उसके कानों में गूंज रहा था, अगर तूने आज उस शहरी लौंडे को अपने हाथों से न मारा तो। उन्होंने कुछ छोटे बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखना इन्हें, तेरे आशिक से तो कम ही दुनिया देखी है ना इन्होंने। अगर तूने आज हमारा कहा हुआ काम नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईशा की चीखती हुई आवाज़ें गूंज रही थी। मैं अपने पति को कैसे? मैं नहीं करूँगी, चाहे तुम लोग मुझे जान से ही क्यों ना मार दो। मैं कभी शिव को धोखा नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ईशा का दिल जैसे सीने में फटने को था। नहीं शिव, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो बेख्याली में पड़पड़ा रही थी। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े थे, लेकिन खंजर फिर भी उसके हाथ से नहीं गिरा था। और अगले ही पल हकीकत और यादें आपस में उलझ गई थीं और ईशा के कदम लड़खड़ाने लगे थे। उसने अपना सिर पकड़ लिया था, जिसमें इस वक्त बेपनाह दर्द हो रहा था। चादर उसके कंधों से सरक गई थी और अगली ही सांस में उसकी आंखें भारी होने लगी थीं। वो धीरे धीरे बिस्तर तक पहुंची, मगर बैठने से पहले ही उसका शरीर जैसे अपना वजन खो बैठा था। वो ज़मीन पर ही बिस्तर के किनारे धीरे से लुढ़क गई थी और बेहोशी ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। रात के करीब 11 बज चुके थे। हवेली के गलियारों में बस भारी कदमों की आहट गूंज रही थी। सीढ़ियों से उतरता हुआ शिवराज, जिसके हाथ अभी भी खून से रंगे थे और हथेली में एक ठंडी भारी बंदूक कसकर थामी हुई थी, इस वक्त किसी इंसान से ज़्यादा वो एक खतरनाक हैवान लग रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर खून के छींटे और पूरे शरीर से शराब की एक तीखी गंध निकल रही थी। हॉल में रिचर्ड, रॉबर्ट और रोज़ी पहले से ही खड़े हुए थे, जैसे उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हों। शिवराज के कदम रुकने के बजाय और तेज़ हो गए थे, लेकिन उसकी नज़र एक पल के लिए उन पर पड़ी, एक तीखी चेतावनी देती हुई नज़र, जिससे उनके गले सूख गए थे। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ने ही वाला था कि रोज़ी ने हिम्मत करके धीमे स्वर में कहा, सर, मैडम ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और ना ही दरवाज़ा खोला है। मैंने काफ़ी बार कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शिवराज ने बस एक पल के लिए अपनी बेरहम नज़रों से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर बिना एक शब्द कहे उसने अपनी नज़रें फेर ली थीं और सीधा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। उसके पीछे रिचर्ड और रॉबर्ट ने एक दूसरे को देखा और रोज़ी की आंखों में चिंता और भी गहरी हो गई थी, क्योंकि आज सुबह से ना तो ईशा ने नाश्ता किया था, ना ही लंच और ना ही डिनर। वो सुबह से अपने कमरे में बंद थी और अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। कुछ देर बाद शिवराज बाथरूम से नहाकर निकला। गीले बालों से पानी की बूंदें उसके चौड़े कंधों पर गिर रही थीं। उसने चुपचाप अपने कपड़े बदले, मगर उसके दिल के भीतर कुछ अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। कपड़े पहनते हुए उसने खुद से ठंडी आवाज़ में कहा, एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। मानो अपने दिल को सख्त बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अगली ही सांस में उसके दिमाग में पुराने फ्लैश कौन गए थे। वो रात
जब उसने ईशा को पहली बार एक्सीडेंट के बाद देखा था। उसकी सूनी आंखें, कांपते होठ और वो खामोशी जो 1000 चीखों से भी भारी थी। वो पल जब उसकी जान बचाने के लिए शिवराज ने खुद को खतरे में डाल दिया था। वो वक्त जब ईशा की उंगलियां उसके लहूलुहान हाथों को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे अगर छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। इन यादों के साथ उसके सीने में कसक और गहरी होती जा रही थी। शिवराज की सांसें भारी हो गई थीं। उसका गुस्सा, उसकी ठंडक सब उस सड़क के नीचे दबने लगे थे जो बेकाबू हो रही थी। और अगले ही पल पेंट हाउस का सन्नाटा रोजी की दहशत भरी चीख से टूट गया था। मैडम! शिवराज की रगों में खून जैसे उबल पड़ा था। उसने बिना एक पल गवाए ईशा के कमरे की ओर दौड़ लगा दी थी। दरवाज़ा खुलते ही उसकी नज़र सामने के मंजर पर पड़ी। रोजी घबराहट में ईशा के ऊपर चादर डाल रही थी, क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और ईशा बेहोश, बिल्कुल बेजान सी पड़ी हुई थी। उस पल शिवराज को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके सीने में हाथ डालकर उसकी जान ही खींच ली हो। ईशा! उसकी आवाज़ में एक डर था जो शायद उसने सालों से महसूस ही नहीं किया था। वो तड़प कर उसके पास पहुंचा, झुककर उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया था। उसका हल्का ठंडा सा बदन उसकी गोद में था, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। और शिवराज के कदम अनजाने में ही तेज हो गए थे। उसने उसे बिस्तर पर लिटाते हुए रोजी की तरफ इशारा किया। आवाज़ धीमी लेकिन आदेश की तरह थी। रिचर्ड से कहो अभी शौर्य को फ़ोन करे और डॉक्टर श्रेया को यहाँ लाने के लिए कहे। रोजी बिना वक्त गवाए कमरे से बाहर निकल गई थी और शिवराज ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। कमरे में अब वो बस और ईशा थे। उसने जल्दी से वाइप्स निकाले, उसके चेहरे और हाथों को धीरे धीरे साफ किया और फिर उसके पूरे बदन को अच्छे से साफ कर दिया था। उसके हर स्पर्श में बेचैनी छिपी हुई थी। फिर उसने अलमारी से कपड़े निकालकर सावधानी से उसे पहनाए, जैसे कहीं उसे चोट न लग जाए। उसके बाद वो बस उसकी सांसों के उतार चढ़ाव को देखता रहा था, जैसे उस लय में अपना सुकून खोज रहा हो। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और डॉक्टर श्रेया अंदर आई। कमरे का माहौल जैसे थम गया था। उन्होंने ईशा को चेक किया। डॉक्टर श्रेया ने एक नज़र ईशा पर डाली, फिर शिवराज को सीधी और पहनी निगाहों से देखा। मिस्टर शिवराज, मैंने आपको पहले ही समझाया था। उनकी आवाज़ में चिंता और झुंझलाहट दोनों थी। उसकी पल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो रही हैं। क्या उसे किसी बात का स्ट्रेस हुआ है? शिवराज ने डॉक्टर श्रेया की बात सुनकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, जैसे वो इन सवालों का जवाब देना ही ना चाहता हो। देखिए मिस्टर शिवराज, ईशा को किसी भी तरह का इमोशनल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। वो पास आकर उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी और फिर धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोली, आपको अंदाज़ा भी है कि इस लेवल का इमोशनल स्ट्रेस उसकी नर्वस सिस्टम की रिकवरी को सीधा अफेक्ट करेगा। मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ, अगर फिर से इस तरह की कंडीशन हुई तो संभावना है कि वह इस बार शारीरिक रूप से इसे सहन न कर सके। शिवराज का चेहरा पल भर के लिए सख्त हुआ, लेकिन आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। देखिए शिवराज, अगर इस बार ईशा पर ज़रा सा भी अतिरिक्त दबाव पड़ा तो हो सकता है उसका सीधा असर उसकी ज़िंदगी पर पड़े। और मैं मजाक तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। ये स्ट्रेस उसके लिए जानलेवा हो सकता है और शायद उसकी याददाश्त कभी वापस आए ही ना। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन भारी थी। डॉक्टर श्रेया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ध्यान नहीं मिस्टर शिवराज, बहुत केयरफुल रहिए। उसके आसपास का माहौल, आपकी बातों का लहजा, सब अभी उसे सिर्फ शांति, सुरक्षा और भरोसा चाहिए, जो कि धीरे धीरे वो आप पर करने भी लगी है। और ना ही मैं इस बात से अनजान हूँ कि कल रात आप दोनों के बीच क्या हुआ है। तो प्लीज़ अगर आपने एक बार फिर ये गलती दोहराई तो शायद हम उसे खो दें, क्योंकि अभी उसकी बॉडी किसी भी तरह का प्रेशर झेलने के लिए तैयार नहीं है। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और उसका ख्याल रखिए। शिवराज ने अपनी उंगलियां ईशा की ठंडी हथेलियों में कस दी थीं, जैसे खुद से वादा कर रहा हो कि अब कुछ भी हो जाए उसे तकलीफ़ नहीं देगा। लेकिन फिर भी गुस्सा आने पर वो ईशा को तकलीफ़ दे ही देता था। डॉक्टर श्रेया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, लगभग 30 मिनट में होश आ जाएगा, आप बस ध्यान रखिएगा। इतना कहकर डॉक्टर श्रेया उठी और बाहर चली गई थी। लेकिन शिवराज वहीं बिस्तर के किनारे बैठा ईशा के चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहा था। कमरे में अब बस घड़ी की टिक टिक और ईशा की धीमी सांसें गूंज रही थी। शिवराज बिस्तर के किनारे बैठा खोनियां घुटनों पर टिकी हुई थी और उसकी उंगलियां आपस में कसकर जुड़ी हुई थीं। उसकी नज़रें हर कुछ सेकंड में ईशा के चेहरे पर जाती, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने नहीं देखा तो उसकी सांसें थम जाएंगी। करीब आधे घंटे बाद ईशा की पलकें हल्की सी फड़की। उसके होंठ सूखे थे और सांसें भारी, लेकिन शिवराज का चेहरा देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर फैल गया था।
शिवराज ने तुरंत आके झुककर धीरे से कहा, ईशा। वो धीमे धीमे होश में आई, मगर उसकी आंखें खुलते ही चेहरा जैसे डर और हैरानी से भर गया था। जैसे ना जाने शिवराज को देखकर उसे कौन सी बात याद आ गई थी। उसने एक पल में पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बदन में ताकत ना होने के कारण बस करवट बदलकर उससे मुंह फेर लिया था। मुझे छूना मत शिव, दूर रहो मुझसे। उसके मुँह से शिव सुनकर शिवराज के चेहरे पर एक सनक भरी मुस्कान उभर आई थी। शिवराज ने हल्का सा आगे झुककर उसकी करवट के बिल्कुल करीब धीमे लेकिन चुपते हुए लहजे में कहा, आप कुछ कहना नहीं चाहती मिस ईशा? यूं पीठ फेर लेने से सच बदल नहीं जाएगा। शिवराज की बात सुनकर ईशा की तो जैसे रूह फना हो गई थी। ईशा की सांसें उसके कान के पास महसूस हो रही थी। शिवराज के लहजे में अब कोई गर्माहट नहीं थी जो कुछ देर पहले ईशा की चिंता कर रहा था। अब उसकी आंखों में फिर से वही नफरत उतर आई थी। ईशा की पलकें हल्की सी फड़की और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई थी और दिल में ये लगातार सवाल उठ रहा था कि उसे कैसे पता चला। लेकिन वो जानती थी सवाल ज़बान पर लाने का मतलब था और भी ज़्यादा फंस जाना। शिवराज हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी खतरनाक हंसी जिसे देखकर ईशा का दिल कांप उठा था। जानती हो ईशा, इंसान सच छुपाने की सबसे बड़ी गलती कब करता है? वो धीरे धीरे घूमकर उसके सामने आकर बैठ गया था ताकि उसकी नज़रें सीधे ईशा की आंखों में टिक सकें। जब वो सोचता है कि उसकी चुप्पी उसे बचा लेगी, लेकिन अफसोस वो गलत सोचता है। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे से कहा, तो मिस ईशा, तुम्हारी सांसों की रफ्तार, तुम्हारी उंगलियों की हरकत, तुम्हारे चेहरे की उस एक झलक में जो डर था, वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है ईशा कि तुम मुझे अच्छे से याद कर चुकी हो। और उससे भी ज़्यादा तुम इस बात से डर रही हो कि ये मैंने जान लिया है ना? उसकी बात सुनकर ईशा ने अपने होंठ भींच लिए थे और ख़ुद को हिम्मत दिलाते हुए धीरे से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रहे हैं। शिवराज ने एक कदम और आगे बढ़ाया, इतना कि ईशा को उसकी मौजूदगी की गर्मी और ठंडक एक साथ महसूस हो रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे उठा और उसने ईशा के चेहरे के पास आए बालों की एक लट को हल्के से पीछे किया। स्पर्श नरम था लेकिन इरादा बिल्कुल ठोस था। तो मिस ईशा, उसकी आवाज़ धीमी और गहरी हो गई थी, कैसा लग रहा है मुझे अपने सामने जिंदा देखकर? उसकी आंखें बिना पलक झपकाए ईशा की आंखों में गड़ी हुई थीं, मानो हर भाव हर डर को पढ़ लेना चाहती हूँ। जानता हूँ खुशी तो नहीं होगी। वो पल भर रुका, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल रही थी, पर अफसोस उसकी उंगलियां भी उसके कान के पास टिक गई थीं। तुम ये सच चाहकर भी नहीं बदल सकती कि मैं यहाँ तुम्हारे सामने जिंदा हूँ और तुम मेरे सामने। ईशा ने झिझकते हुए अपना बचाव करने की कोशिश की। शिवराज, आप गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में। लेकिन उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था और सांसें अनियमित हो गई थीं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो शिवराज का सामना कैसे करे। वो ये तो जानती थी कि वो शिवराज से एक मिनट के लिए भी नहीं छुपा सकती कि उसे सब कुछ याद आ चुका है। उसने अपनी नज़रें चुराने की कोशिश की, लेकिन शिवराज ने हल्के से उसकी ठोड़ी ऊपर उठा दी थी ताकि ईशा को उसकी आंखों में देखना पड़े। शिवराज की आंखों में अगले ही पल अचानक एक तीखी चमक आ गई थी और उसने ईशा के बालों को पकड़कर झटके से उसे अपने करीब खींच लिया था, इतना करीब कि उनके बीच बस सांसों का फासला रह गया था। तुम भाग सकती हो मिस ईशा, लेकिन अब मुझसे बच नहीं सकती, उसने धीमे लेकिन खौफनाक लहजे में कहा और बिना कोई मौका दिए अपने होंठ ईशा के होठों पर रख दिए थे। एक पैशनेट दावा जताने वाला स्पर्श। लेकिन ईशा ने पल भर भी देर नहीं की थी और अगले ही पल उसके भीतर का डर और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा था और उसने अचानक अपने दांतों से उसके होठों को कसकर काट लिया था। शिवराज झटका खाकर थोड़ा पीछे हटा। उसके होठों पर हल्का सा दर्द उभरा, लेकिन चेहरे पर कोई नाराज़गी नहीं थी। उधर ईशा अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें बेतहाशा तेज थीं, लेकिन शिवराज के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्ट मुस्कान फैल गई थी। यही तो मुझे तुम्हारे बारे में पसंद है मिस ईशा, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में जुनून और चुनौती दोनों थे। तुम डर के साथ साथ लड़ना भी जानती हो, और ये तो सिर्फ वो ईशा कर सकती है जिसको शिवराज नहीं, सिर्फ शिव याद हो। ईशा ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया, लेकिन उसकी सांसें अब भी तेज थीं और आंखों में अब भी उसे एक पल की गूंज बाकी थी। ईशा ने
उसकी आंखों में सीधा देखते हुए गुस्से से चीख पड़ी थी। हाँ, याद आ गया है मुझे सब। याद है मुझे, वो भी जिसे याद करके मुझे सिर्फ खुद से नफरत ही होती है। जो चाहे सज़ा दे सकते हो मुझे मेरे गुनाह की, समझे तुम? कमरे की हवा में उसकी आवाज़ गूंजकर कुछ पल तक ठहरी रही थी। शिवराज ने कुछ सेकंड तक चुपचाप उसे घूरा, फिर उसके होठों पर एक पागलपन भरी हंसी फैल गई थी। वो धीरे धीरे गहरे स्वर में हंसते हुए बोला, सज़ा? मिस ईशा, सज़ा? उसकी हंसी और गहरी हो गई थी और आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई थी। ये तो बहुत छोटा शब्द है तुम्हारे लिए मिस ईशा। वो एक कदम उसके और करीब आ गया था। उसका चेहरा ईशा के इतने करीब आ गया था कि उसकी हर सांस उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने धीरे से फुफकारते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जिसे तुम सिर्फ याद न रखो, बल्कि हर सांस के साथ उसे महसूस करो। तुम तड़पो और मर भी ना सको। शिवराज के शब्द हवा में ऐसे तह रहे थे जैसे किसी ने कमरे का तापमान अचानक गिरा दिया हो, और ईशा के शरीर में कपकपाहट दौड़ गई थी। तुम तड़पो भी और मर भी ना सको। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं और ईशा की नफरत इस कदर थी कि जिसे बयान कर पाना मुश्किल था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने मन ही मन कोई फैसला कर लिया हो। ईशा ने गहरी सांस ली और होंठ भींचकर उसके बिल्कुल करीब झुकाई थी। और अगर मैं कह दूं कि मैं मौत से नहीं डरती, क्योंकि जिस दिन मैंने तुम्हें खोया था उसी दिन मौत का डर भी मेरे दिल से निकल चुका था। शिवराज की आंखों में हल्की सी हैरानी झलकी, लेकिन अगले ही पल वो ठंडी मुस्कान में बदल गई थी। डर? उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम सोचती हो मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? नहीं मेरी जान, मुझे तो तुम्हें इतना तड़पाना है कि तुम मौत की तमन्ना करो और तुम्हें वो भी ना आए। ईशा की आंखें सिकुड़ गई थीं। तो कोशिश कर लो ना शिव, देख लेना पहले कौन टूटता है। मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं कि तुम्हारी नफरत को सहन न कर पाऊँ। मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ईशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। दोनों के बीच की दूरी अब बस सांसों की थी और कमरे में एक ऐसी चुप्पी छा गई थी जो कि कानों में गूंज रही थी। शिवराज का हाथ धीरे धीरे उसकी ठोड़ी तक पहुंचा। उसकी पकड़ में एक बेचैनी सी थी। मत भूलो मिस ईशा, इस खेल का मैदान मैंने चुका है। हार जाओगी मेरे आगे। ईशा ने उसकी आंखों में झांकते हुए बर्फीले लहजे में कहा। और शिकार हमेशा शिकारी को याद रखता है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। आप अपना खेल खेलिए, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। आखिरी सांस तक शिवराज की मुस्कान गायब हो गई थी। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक ठंडी और खामोश नज़र थी। और फिर अचानक उसने कुछ ऐसा किया जो ईशा ने सोचा भी नहीं था। उसकी आवाज़ बस कमरे में गूंज कर रह गई थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये एक काल्पनिक कहानी है जिसमें दिखाए गए किरदार और घटनाएं मात्र कल्पना है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या अस्वीकृत व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वह इसे केवल एक फिक्शनल स्टोरी की तरह देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।